नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रशांत किशोर बड़ा नाम था, बड़े लंबे समय से नाम था और उनको ये मुगालता था, ये गलतफहमी थी कि जिसके साथ होंगे उसको जिता देंगे। और जहां जहां सेफोलॉजिस्ट के रूप में जिस पार्टी के साथ काम किया, एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन 2017 का था, उसको छोड़कर सब जगह उनको सफलता मिली। तो उन्होंने मान लिया कि ये जो राजनीतिक सफलता, चुनावी सफलता मिल रही है, दरअसल उनके कारण मिल रही है। और उन्होंने समझा कि ये राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता हमसे सीख सकते हैं, हमको ये सिखाने की कोशिश ना करें। फिर उन्हें लगा कि भाई अगर हम इनको जिता सकते हैं तो खुद क्यों नहीं जीत सकते। तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। 3-3.5 साल से बिहार में घूम रहे थे और उनको लग रहा था कि उनकी बात जो है लोग उसी तरह से सुनेंगे जिस तरह से महात्मा गांधी की सुनते थे। और उनके सामने मॉडल क्या था राजनीति का? अब वो इमरान खान का नाम ले रहे हैं, उससे पहले नाम उन्होंने भले न लिया हो, उनके सामने मॉडल था अरविंद केजरीवाल का। तो आप अगर कानपुर गए हैं या कानपुर नहीं गए हैं तो एक लड्डू की मशहूर दुकान की नाम सुनी होगी। कानपुर में वो लड्डू की दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू। और ठग्गू के लड्डू जो है वो बड़े मशहूर हैं और उसके बारे में कहा जाता है कि जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो अरविंद केजरीवाल नाम का एक लड्डू विक्रेता आया और ठग्गू के लड्डू उसने बेच लिए, उसका लड्डू बिक गया। प्रशांत किशोर को लगा कि उनका भी लड्डू बिक जाएगा, तो भारत की राजनीति में एक दूसरा ठग्गू का लड्डू आ गया और प्रशांत किशोर औंधे मुंह गिरे। अब उसके बाद नतीजा आने के बाद उन्होंने 2-3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चुनाव के दौरान वो कह रहे थे कि अगर जनता दल यूनाइटेड को 25 सीट मिल जाएगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब आप देखिए, कुतर्क का एक लंबा सिलसिला है उनका। अब लोगों ने पूछा कि आपने तो कहा था 25 सीट अगर आ जाएगी तब राजनीति छोड़ देंगे, तो अब तो उनकी जो है बहुत ज़्यादा सीटें आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में किस पद पर हूँ कि इस्तीफा दे दूँ। सवाल ये है कि जब आप ये घोषणा कर रहे थे तब किस पद पर थे? तो पहले आपने सोचा कि बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अब आपको लग रहा है कि मीडिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, प्रबुद्ध लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उन्होंने इस बात से की कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10,000 रुपये देकर वोट खरीदा गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा ये 10,000 देकर ही वोट खरीदा गया। अब उन्होंने एक नई घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा की, जो योजना की घोषणा की है कि 1.5 करोड़ परिवारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी और ये 10,000 रुपये उसी योजना के एडवांस के तौर पर दिए गए हैं। तो उनके हिसाब से ये वोट खरीदना हुआ। अब वो कह रहे हैं कि अगर इनमें से 5 लाख परिवारों को भी सरकार 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए दे दे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति क्या, बिहार छोड़ देंगे। तो अब आप देखिए किस तरह से प्रशांत किशोर लगातार गोल पोस्ट बदल रहे हैं। ये जो लोग डेल्यूजनल होते हैं ना, जिनको लगता है कि वही सब कुछ है, स्वयंभू है, जो चाहे बदल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, करवा सकते हैं, प्रशांत किशोर उन्हीं लोगों में से है। इन्होंने पहले काम शुरू किया भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से पहले, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से जुड़े हुए हैं उनसे। और 2014 में भी काम किया। वही बात है कि टिड्डी की तरह, टिड्डी टांग ऊपर कर देती है, उसको लगता है आसमान हम ही ने रोक रखा है, अगर हमने अपनी टांग जो है उल्टी कर दी तो आसमान गिर पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर को लगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता 2014 में मिली, उनके कारण मिली। उनको मालूम था अच्छी तरह से कि उनकी तरह की और कई कंपनियां बीजेपी के लिए उस समय काम कर रही थी। उन कंपनियों में से एक उनकी कंपनी थी, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पहले से थी। तो जब चुनाव का नतीजा आ गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए कि आगे क्या, तो उन्होंने कहा अमित शाह से मिल लीजिए। अमित शाह से उन्होंने कहा कि अब आगे हमारे लिए क्या, तो उन्होंने कहा आगे आपके लिए क्या भाई, आपकी कंपनी ने हमारी पार्टी के लिए काम किया, उसके बदले में हमने पैसा दिया, बात खत्म हो गई, फिर जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे। तब से प्रशांत किशोर
भाजपा के विरोधी हो गए, प्रधानमंत्री के कम और अमित शाह के ज़्यादा विरोधी हो गए। तो उन्होंने एक तरह से वेंजियंस के तहत बदला लेने की नीयत से काम किया पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, और ममता बनर्जी जीत गई। ममता बनर्जी जीत गई, उससे पहले जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया, वो जीत गए, और कई जगह काम किया, वहाँ जीत गए। उनको लगा कि चुनाव जिताना मुझे ही आता है, मैं ही जिता सकता हूँ, तो अपने को क्यों न जिता लूँ। तो पार्टी बना ली और जो है तमाम तरह के वादे करते रहे कि राजनीति बदल देंगे, सामाजिक व्यवस्था बदल देंगे, राजनीति से जाति को ख़त्म कर देंगे, सांप्रदायिकता को ख़त्म कर देंगे और भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, तमाम तरह के वादे। मतलब बस ये नहीं कहा कि आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे, उसके अलावा सब कुछ कहा। और नतीजा क्या हुआ, अभी तो पूरा रिजल्ट के डिटेल नहीं आए हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ ये देखना था कि नतीजा आने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी के कितने उम्मीदवारों की जमानत बचती है। फिर उन्होंने एक अंग्रेजी कहावत जो है उसका उदाहरण दिया, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। मतलब आप तब तक नहीं हारते जब तक आप मैदान नहीं छोड़ देते। तो भैया आपने तो मैदान बीच खेल में छोड़ दिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पहले से घोषणा कर रहे थे राघोपुर से लड़ेंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ, और जब नॉमिनेशन मौका आया तो कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हार तो आप उसी दिन गए थे, आपकी पार्टी उसी दिन हार गई थी। अब वो विचित्र विचित्र बातें कर रहे हैं। एक विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार को 1,20,000 वोट मिले, और लोग, वहाँ के लोग, स्थानीय लोग, उन्होंने अपने लोग भेजे। पता नहीं कितना सही कितना गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं मानकर चलता हूँ कि सही बोल रहे हैं। वो सिंबल नहीं जानते उनकी पार्टी का। अब इस तरह का तर्क चुनाव में चलता है क्या? जिस तरह की माउथ पब्लिसिटी होती है चुनाव में, 1980 में नए सिंबल पर इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी, पंजा सिंबल था। उससे पहले वो उनकी पार्टी कभी पंजा सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी थी, प्रचंड बहुमत मिला। तो प्रशांत किशोर के तर्क के हिसाब से तो सब बेईमानी से मिला। अब वो एक के बाद एक इस तरह के तर्क दे रहे हैं। अब फिर उन्होंने उदाहरण दिया इमरान खान का कि वो पहली बार चुनाव लड़े तो 7 सीटों पर चुनाव लड़े और 7 हार गए, उनकी पार्टी भी हार गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैं भी हार नहीं मानूंगा, बड़ी अच्छी बात है। आप हार नहीं मानेंगे, लगे रहिए, अच्छी बात है। अगर कुछ राजनीति में नया कर पाते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि जो जीता वो वोट खरीद कर जीता, और जो हारा वो इसलिए हारा कि वोट खरीद नहीं पाया, तो भैया प्रशांत किशोर जी, आपने तो राजनीति की शुरुआत ही खरीद फरोख्त से की। आपकी पार्टी का संगठन क्या है? आपके जो कार्यकर्ता हैं वो आपके पेड वर्कर हैं। आप उनको पैसा देते हैं इसलिए पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी की आइडियोलॉजी या आपकी आइडियोलॉजी या आपकी नीतियों, कार्यक्रमों या आपकी सोच से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई कमिटमेंट नहीं है। आप जो हर महीने पैसा उनको देते थे, ये पैसा देना बंद कर दीजिए, देखिए कितने कार्यकर्ता बचते हैं आपके। और आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी योजना का मतलब लोगों को, मतदाताओं को रिश्वत देना। तो इसका मतलब है कि चुनाव के बाद या चुनाव से 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले, अब इसकी अवधि कौन तय करेगा मुझे मालूम नहीं, कि सरकार को कोई किसी योजना की घोषणा नहीं करनी चाहिए। भाई अगर खरीदने की ही बात है तो इस तरह से तो खरीदने की कोशिश तेजस्वी ने भी की, कहा 10,000 की बजाय 30,000 देंगे। क्यों नहीं माना किसी ने? असली बात होती है राजनीति में क्रेडिबिलिटी की, लीडर की। दरअसल आपकी एक लीडर के रूप में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और एक सेफोलॉजिस्ट के रूप में आप अपनी सफलता का जो दावा करते हैं, उस सफलता का श्रेय उन पार्टियों और उनके नेताओं को है। आप केवल रणनीति बनाते हैं, उसको लागू उस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनका संगठन करता है। यहां आप सब कुछ थे, ऑल इन वन थे। रणनीति बनाने वाले आप, उसको लागू करने वाले आप। तो आपने देखा नतीजा क्या आया। पहले तो जो हार गया उस पर ठीकरा फोड़ दिया कि पार्टी ने ठीक से, हमने जो रणनीति बनाई थी उस पर अमल नहीं किया। अब तो आप ही को रणनीति बनानी थी, आप ही को अमल करना था, तब भी आप हार गए। हार गए ये कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव में हार जीत होती रहती है।
लेकिन जिस बुरी तरह से हारे हैं कि एक भी उम्मीदवार आपका नहीं जीत पाया, मतलब आप बिहार के लोगों में जहां पलायन है, जहां बेरोजगारी है, जहां गरीबी है, जहां अभाव है, जहां शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, ये सब होते हुए आप एक विधानसभा सीट जीतने की हैसियत आपकी राजनीतिक नहीं है और आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो ये जो ठग्गू के लड्डू आपने बेचने की कोशिश की थी कि मैं अगर सरकार में आ गया, मेरी पार्टी जीत गई, तो बिहार से पलायन बंद, बिहार में बेरोजगारी खत्म, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म। लोग बेवकूफ़ नहीं है। आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं कि जो जीते उनको मुबारकबाद, और जिन्होंने जिताया, जिस जनता ने, जिस मतदाता ने जिताया, उनको मुबारक। ऐसे लोग, मतलब आप मतदाता के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं कि उसने गलत लोगों को चुना और उसने पैसा लेकर, रिश्वत खाकर चुना। यह और बड़ा अपराध है। अब आप उसी मतदाता के सामने किस मुंह से जाएंगे जिसको आप कह रहे हैं कि यह अपना वोट बेच देता है? तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार किसी और को नहीं बेच देगा? तो आपको क्यों वोट देगा? अगर वो पैसे से वोट देता है तो फिर वो आपको वोट क्यों देगा? फिर आपके राजनीति में रहने का क्या मतलब है? तो प्रशांत किशोर लगातार गोल पोस्ट बदलने वाले एक नए नेता के, नए राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में सामने आए हैं। बिहार में मैं शुरू से कह रहा हूं, जब से उनकी पार्टी बनी और चुनाव में उतरने का फैसला किया, कि इस पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है। पेड वर्कर्स के जरिए कोई पार्टी का संगठन खड़ा नहीं होता और कोई पार्टी बिना संगठन के जीतती नहीं है। बिना संगठन के एक ही हालत में जीत सकती है कि किसी आंदोलन की लहर पर सवार होकर आए। असम गण परिषद असम में आई थी इसी तरह से। जनता पार्टी हालांकि नई पार्टी नहीं थी, लेकिन कई दलों को मिलाकर नई पार्टी बनाई गई थी, जनता पार्टी आई। अरविंद केजरीवाल आए, उससे पहले जनता दल, कई पार्टियों को मिलाकर नई पार्टी बनी जनता दल, वो सत्ता में आई। लेकिन बिना संगठन के जनता पार्टी और जनता दल दोनों में जो घटक दल थे, उनके अपने संगठन थे, उनके अपने नेता थे, उन नेताओं की अपनी क्रेडिबिलिटी थी, उनका जनाधार था, उनकी लोकप्रियता थी, और वो सब जब मिल गए तो एक बड़ी ताकत बन गए। आपके पास न जनाधार है, न आपके पास संगठन है, न आपके पास कार्यकर्ता है, न आपके पास कोई विचारधारा है, और न आपकी नेता के रूप में कोई क्रेडिबिलिटी है। लेकिन आपको लग रहा था कि सारा बिहार उमड़कर आपकी पार्टी को वोट दे देगा। तो अब इस तरह की गलतफहमी का तो कोई इलाज है नहीं। पूरे चुनाव कहते रहे कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वो सरकार चलाने की हालत में नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए, उनको हटा दिया जाना चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि उनको देखकर तो लग रहा है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तो भाई, आपकी स्वास्थ्य के बारे में भी क्या समझ है, ये भी पता चलता है। और आप कह रहे हैं कि मैं तो 3-3.5 साल से बिहार में घूम रहा हूं, पूरे चुनाव में घुमा हूं, और मैं कह सकता हूं कि जो मुझे फीडबैक मिला, जो मुझे दिखाई दिया, जनता दल यूनाइटेड को 25 सीट नहीं मिलनी चाहिए थी। यानी आपका इलेक्शन असेसमेंट भी गलत है। आप ये भांप ही नहीं पाते। आंधी चल रही थी एनडीए की, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो यानी आपने साबित किया कि एक सेफोलॉजिस्ट के रूप में आप जीरो हैं। आप चुनाव जीते नहीं जीते, लड़े नहीं लड़े, ये अलग बात है, लेकिन आप चुनाव किस दिशा में जा रहा है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि रिश्वत दी गई, वोट खरीदा गया, ये सब मान लिया। तब भी तो आप बताते कि ये सब करके एनडीए जीतने जा रहा है, एनडीए की आंधी चल रही है। आप तब भी ये नहीं बता पाए। तो आपको जमीन पर क्या चल रहा है इसका कोई एहसास नहीं, कुछ पता नहीं था। आप केवल हवा में तलवार भांज रहे थे कि बस इसी से ये लोगों को लगेगा कि ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इन सारे वोट इनको दे देने चाहिए। ये गलतफहमी जो है केवल प्रशांत किशोर जैसे लोगों को हो सकती है, जिनका ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है, जिनको मालूम नहीं है कि चुनाव होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। उनको लगा कि मैं जैसे पार्टियों को सलाह देता हूं और जीत जाती हैं, तो ये गलतफहमी हो गई कि ये मेरी जीत है, और फिर अपनी पार्टी बना ली, बोला कि बाकी को जिता सकता हूं तो खुद क्यों नहीं जीत सकता। तो आटे दाल का भाव पता चल गया
कि राजनीति में लोग कहते हैं कि अगर आपको अपने बारे में जो आप खुद नहीं जानते वो भी जानना हो तो चुनाव लड़ जाइए। ये अनुभव प्रशांत किशोर को नया नया मिला है। जब उनकी शिक्षा के बारे में पूछा गया और उनकी संपत्ति के बारे में पूछा गया तो चुनाव मैदान से ही भाग खड़े हुए। आज तक इन दो सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। उनकी जितनी संपत्ति है उसकी तुलना में उन्होंने जो टैक्स दिया है वो किस कैलकुलेशन के आधार पर है और उनकी वास्तविक शिक्षा क्या है। वो ये तो बताते हैं पटना से इंटर पास करके गए थे, दिल्ली चले गए थे, उसके बाद क्या किया ये नहीं बताते। उन्होंने अपना आभा मंडल ऐसा बना रखा है कि वो जैसे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल हों, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हों। सच्चाई इससे अलग, जो व्यक्ति अपने बारे में सच नहीं बता सकता या सच खुल जाए तो उसको स्वीकार नहीं कर सकता, उस पर लोग भरोसा क्यों करें। इसलिए लोगों ने प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं किया। उनको मालूम था कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं और ये बात पहचान ली थी नीतीश कुमार ने बहुत पहले, जब उन्होंने अपनी पार्टी का उनको उपाध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तब इन्होंने एक समानांतर व्यवस्था बनाकर पूरी सरकार पर कब्जा करने की कोशिश की। नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि इस आदमी का इरादा ठीक नहीं, नीयत ठीक नहीं है, पार्टी से बाहर कर दिया। और बीच में ये फिर गए थे, ये पार्टी वाटी बनाने से पहले की बात है, फिर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि फिर से साथ में काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने सीधा सा जवाब दिया, प्रपोजल बनाकर लाओ, क्या करोगे। फिर लौट कर नहीं गए। उनको लगा था कि कहेंगे, उस समय भी 14 के बाद भी उनको लगा था कि अब पार्टी उनको राज्यसभा में भेज देगी। तो राज्यसभा की तो भेजना तो दूर, उसकी बात भी किसी ने नहीं की। पार्टी में कोई पद देने की बात नहीं की। इसी तरह से कांग्रेस के साथ जब काम करने की बात हुई, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तब वो पद चाहते थे, ऐसा पद जो सर्वशक्तिमान हो। उनकी शर्त थी कि वो गांधी परिवार के लोगों के अलावा और किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे। वो अपने लिए ऐसा पद चाहते थे जो हर तरह का फैसला लेने में सक्षम हो। तो हर जगह उनकी जो नीयत थी, वो चाहे जेडीयू हो चाहे कांग्रेस हो, उस पार्टी पर कब्जा करने। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी, उनको मालूम था कि पार्टी पे कब्जा करने की सोचना तो बेकार है, लेकिन इसमें अपनी जगह बड़ी बना लें। तो उन्होंने 2014 के बाद इस तरह का प्रचार किया कि 2014 का चुनाव जिताने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की है। तो उनकी गलतफहमी बहुत दूर हो गई। 2019 में उससे ज़्यादा सीटें मिली बीजेपी को, जब वो छोड़कर जा चुके थे। तो बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर के जो ठग्गू के लड्डू हैं वो खाने से मना कर दिया। बिहार की जनता ने पहले वाले भी ठग्गू के लड्डू खाने से मना कर दिया था। आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसकी आपको कोई चर्चा नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर के पास एक तंत्र है चर्चा करवाने का, अपने को चर्चा में लाने का। वो काम उन्होंने बखूबी किया। पूरे चुनाव में चर्चा में इस तरह बने रहे जैसे बिहार की प्रमुख जो पार्टियां हैं 3, उनमें से सबसे ऊपर वही है। लोग उनको बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर बताने लगे। हर बात की गणना इससे होने लगी कि प्रशांत किशोर को कितने % वोट मिलेगा, कितनी सीटें मिलेंगी। फिर गणना होने लगी कि वो किसका वोट काट रहे हैं। तो कुल मिलाकर चर्चा का केंद्र उन्होंने अपने को बना लिया और उनको लगा कि बस इसी से चुनाव जीत जाएंगे। अब वो गिरे हैं जमीन पर धड़ाम से, लेकिन अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दाएं बाएं इधर उधर कर रहे हैं, गोल पोस्ट बदल रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने वैसा नहीं कहा, ऐसा कहा तो उसका ये मतलब था, उसका ये मतलब नहीं था। कुल मिलाकर मतलब ये कि आपने राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश की और हाथ मलते रह गए, कुछ हाथ नहीं लगा। बिहार के मतदाताओं को आपने नासमझ समझा, उनकी समझ पर सवाल उठाया। आपको लगा कि आप बरगला सकते हैं उनको, लेकिन कोई आपके झांसे में नहीं आया। तो अब आप कह रहे हैं कि जनता को मुबारक ऐसे जनप्रतिनिधि। अब आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और आप एक असंतोष और एक तरह की अराजकता की तैयारी कर रहे हैं
कि हम 6 महीने इंतज़ार करेंगे, सरकार देखें सरकार योजना लागू करती है कि नहीं, नहीं तो जो है लोगों के पास जाएंगे। लोगों के पास जाने का रास्ता तो हर पार्टी के लिए और हर व्यक्ति के लिए खुला है, लेकिन किस नीयत से जा रहे हैं, सवाल इसका है। आप अभी सरकार ने शपथ नहीं ली है और सरकार के खिलाफ असंतोष खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आप चुनाव में फेल हुए हैं, आप अपने इस प्रयास में भी फेल होंगे, क्योंकि किसी प्रयास में पास होना फेल होना एक बात होती है, नीयत कैसी है आपकी ये प्रमुख होता है। और इस देश का जो आम आदमी है वो नेता की नीयत को सबसे पहले पहचान लेता है, और उसने प्रशांत किशोर को पहचान लिया है। वो दूसरी बार उनकी तरफ देखने की भी कोशिश नहीं करेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।